प्रदेश के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारी जारी है। महाकुंभ मेला भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा मेला है। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल बाद होता है। महाकुंभ मेले में बहुत से लोग आते हैं जो घर भी वापस नहीं जा पाते। इस मेले को लगाया क्यों जाता है, वो भी ठीक 12 साल बाद। इसके पीछे की क्या कहानी है जिससे लोग करोड़ों की संख्या में कुंभ मेले में घूमने आते हैं। इस बार गूगल ने खुद महाकुंभ मेले की मैपिंग की है जिससे लोगों को रास्ता ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री को। आप किसी भी धर्म से हो बट आप खुद कहोगे हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। मैं किसी भी धर्म को अच्छा या बुरा नहीं कहता, मेरे लिए सभी धर्म एक समान हैं। कुंभ मेला दोस्तों भारत वो देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा, कला इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये सभी चीजें भारत को एक खूबसूरत देश बनाती हैं और इसी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले जो हर वर्ष एक त्योहार की तरह ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इन मेलों में कुंभ मेला, सोनपुर का मेला, पुष्कर मेला, हेमिस गोम्पा का मेला, कलायत मेला, गंगा सागर मेला इत्यादि प्रसिद्ध है। और आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन्हीं में से सबसे प्रमुख और सबसे बड़े मेले की हम बात करेंगे जिसका नाम है दिव्य महाकुंभ मेला। आपने इस मेले का नाम जरूर सुना होगा और सुने भी क्यों नहीं। आखिर ये मेला है ही इतना खास कि इसे घूमने के लिए करोड़ों देशी और विदेशी टूरिस्ट आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कुंभ मेला पूरे विश्व में सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग के रूप में जाना जाता है। कुंभ मेले में सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और ऐसा माना जाता है ऐसा करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं और साथ ही उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का प्रायश्चित भी होता है। और इसमें सच्ची श्रद्धा से स्नान करने वालों को जीवन और मृत्यु की साइकिल से मोक्ष भी प्राप्त होता है। और इसलिए ये मेला हिंदुओं के बीच मुख्य तीर्थ स्थल और त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा के तट पर, हरिद्वार गोमती के तट पर स्थित नासिक और शिप्रा नदी के तट पर स्थित 12-12 की साइकिल में मनाया जाता है। पर इसमें से किस जगह कब ये मेला ऑर्गेनाइज करना है ये डिसाइड होता है एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशन के द्वारा, जिसके लिए सोलर सिस्टम के जुपिटर को एनुलाइज किया जाता है और इसी अनुसार ये तैयारी इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर सेलिब्रेट होता है। रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ कुंभ मेला। कुंभ मेले का नाम किसी इंस्टेंट टेक्स्ट में नहीं मिलता बल्कि इसे माघ मेला, प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। बट हमारे वेदों में इसका उल्लेख मिलता है जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद या अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी माघ मेला और कुंभ मेले की कहानी जरूर बताई गई है। और आज इसी कहानी के बलबूते माघ मेला कुंभ मेले के नाम से प्रसिद्ध है। इन किताबों में कुंभ को अमृत से भरे हुए घड़े के रूप में बताया गया है और वहीं दूसरी तरफ मेले का वर्णन एक लार्ज रिलीजियस गैदरिंग सेलिब्रेशन के रूप में हुआ है, जिससे इस पूरे शब्द से कुंभ मेले का अर्थ निकलता है वो त्योहार जो अमृत से भरे हुए जल स्रोत के पास आयोजित किया गया हो। अब आपको लग रहा होगा अमृत पानी लार्ज रिलीजियस गैदरिंग का क्या मतलब है। ये जानने के लिए हमें हिंदू पौराणिक ग्रंथ की एक ऐसी कहानी को जानना होगा जिसकी वजह से आदिकाल से लेकर आज तक कुंभ मेला बड़ी शानदार तरीके से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है हिंदू ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दिया था जिससे वो सभी शक्तिहीन हो चुके थे और अपने स्वर्ग लोक को छोड़कर नीचे धरती पर एक इंसान के रूप में रहने लगे थे। और वहीं दूसरी ओर स्वर्गलोक पर राक्षस कब्जा करके पूरी सृष्टि का विनाश कर रहे थे। देवता राक्षसों के सामने काफी कमजोर हो चुके थे और वो किसी भी हाल में उनको हरा नहीं सकते थे। ऐसा देखते हुए गुरु ब्रह्मा ने देवताओं को सुझाव दिया कि अगर वो अमृत का रस पान कर लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी और वो राक्षसों को हराकर अपने स्वर्गलोक पर वापस कब्जा कर सकते हैं। पर ऐसा करने में एक दुविधा थी क्योंकि वो अमृत स्वर्गलोक में ही मौजूद था और उसको पाने के लिए राक्षसों को
देवताओं की मदद लेनी पड़ती। ब्रह्मा जी के इस सुझाव को मान सभी देवी देवताओं ने राक्षसों से मदद मांगी और उसके बदले में उन्हें आधा अमृत देने का वादा किया। अमृत का लालच देख सभी राक्षस देवी देवताओं के साथ अमृत खोजने में सम्मिलित हो गए और इसी खोज में स्वर्गलोक में समुद्र मंथन किया गया, जिसके बाद अमृत उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत से भरा कलश मिला, देवता और राक्षस दोनों उसे पूरा हड़पना चाहते थे और उसके बाद देवता राक्षसों की आंख में धूल झोंक कर अमृत पर कब्जा पाने में सफल हुए। इसके बाद राक्षसों ने भी उनका पीछा करना शुरू किया और ये सिलसिला 12 दिनों तक चला, जो मानव जाति के लिए 12 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन देवताओं द्वारा अमृत लेकर भागने के दौरान कलश से अमृत की 4 बूंद स्वर्ग से धरती पर जा गिरी और माना जाता है कि ये अमृत की बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी में जा गिरी। और इसी कारण कुंभ मेला हर 12 वर्ष के अंतराल पर इन चारों जगह आयोजित किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशन के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो ये नदियाँ वही अमृत का रूप धारण करती हैं, जिसमें स्नान करने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। ये थी कुंभ मेला की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कुंभ मेले का भारत में कैसे डेवलपमेंट हुआ। एवोल्यूशन ऑफ कुंभ मेला इन इंडियन हिस्ट्री। देखो, कुंभ मेले का जिक्र हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में नहीं मिलता। जिस कुंभ मेले के द्वारा नदियों में स्नान किया जाता है, ठीक वैसा ही पवित्र नदियों में स्नान करने का इतिहास काफी लंबे समय से हमारे देश भारत में चलता चला आ रहा है। इस तरह के नहान पर्व का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ प्रयाग में पवित्र नहान का उल्लेख किया गया है। जिसके अलावा इसका वर्णन बौद्ध सम के पाली टेक्स्ट और महाभारत में भी मिलता है, जिसमें जगह जगह पर इसके महत्व को समझाया गया है। इन सब के अलावा कई रिलीजियस टेक्स्ट में अन्य कुंभ मेलों के स्थल जैसे नासिक, हरिद्वार, उज्जैन का उल्लेख। लेकिन इतने रिकॉर्ड होते हुए भी ये नहान पर्व कब और कैसे शुरू हुआ, ये किसी को भी मालूम नहीं है। ऐसे ही एक पर्व का उल्लेख प्राचीन भारत के राजा हर्ष के समय काल में मिलता है, जिसका उल्लेख 7वीं सेंचुरी के रिस्ट चाइनीज ट्रेवलर और राइटर ह्यूमस स्ट्रांग ने रिटर्न अकाउंट में किया है। इस उल्लेख में उनको एक प्रसिद्ध हिंदू शहर के रूप में वर्णित किया है और ऐसा कहा है ये शहर मंदिरों की नगरी है, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर हिंदुओं द्वारा माघ महीने में स्नान किया जाता है। ह्यूमन टसन का ये उल्लेख किसी भी प्रकार के नहान पर्व का पहला लिखित सबूत माना जाता है। इसके अलावा इंडियन रिलीजन के बारे में बात करें तो जेम्स लोचरफील्ड की रिपोर्ट की माने तो प्रयाग में हर वर्ष जनवरी महीने में मनाए जाने वाले माघ मेले का ही ज्यादातर हिस्ट्री रिकॉर्ड में जिक्र मिलता है। उनके अनुसार यही वैदिक रिचुअल्स हर साल माघ महीने में मनाए जाते हैं और वह शाह अकबर के लेखक अब्दुल फजल इब्राहिम मुबारक ने अकबरनामा में माघ मेले का जिक्र अमृत पान के रूप में किया है। लेकिन 12 साल की अवधि पर कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिक संयोग बनते हैं जिनसे इन वैदिक रिचुअल्स का महत्व और भी बढ़ जाता है और इसी वजह से काफी भारी मात्रा में लोग इसे अटेंड करते हैं। इसके अलावा दूसरे स्कॉलर जेम्स मैनलस के अकॉर्डिंग प्राचीन काल से मनाए जाने वाले माघ मेले के तहत ही कई पेलिग्रम सेंटर जैसे उज्जैन, हरिद्वार, नासिक जो पवित्र नदियों के किनारे स्थित है, वहाँ पे भी नहान पर्व मटीरियल पर्व के द्वारा शुरुआत हो चुके थे और ये पर्व हर साल काफी लोगों के द्वारा विजिट किए जाने लगे थे। प्रयाग के नहान पर्व का उल्लेख 16वीं सेंचुरी के रामचरितमानस और एनी अकबरी में भी मिलता है। एनी अकबरी के अनुसार माघ महीने में प्रयाग संगम के अंतर्गत नहान पर्व आयोजित होता था, जिसको अटेंड करने के लिए हर कास्ट और क्लास के हिंदूज काफी भारी मात्रा में आते थे और उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि प्रयाग के जंगल और खेत भी कम पड़ जाते थे। इसके अलावा मेडिवल और मुगल टैक्स जैसे खुलासत उप तवारिफ चहार गुलसार की माने तो धीरे धीरे हरिद्वार और प्रयागराज की तरह हर वर्ष माघ महीने का नहान पर्व नासिक और उज्जैन में भी तैयार किया जाने लगा, लेकिन वहाँ इसे सिंगास्त मेले के नाम से जाना जाता था। लेकिन इन सभी दस्तावेजों में कुंभ मेले का जिक्र नहीं है, जिससे ऐसा कहा जा सकता है कि कुंभ मेला उस समय माघ मेला, नहान पर्व या प्रयाग मेला के नाम से जाना जाता था। अगर केवल और केवल लिखित रूप में कुंभ मेले के सबसे पहले उल्लेख की बात करें तो वो 19वीं सेंचुरी तक कहीं भी नहीं मिलता और कुंभ और महाकुंभ और अर्ध कुंभ जैसे शब्द 19वीं सेंचुरी के बाद
बाद प्रयोग में लाए गए। कुंभ मेला शब्द सबसे पहले तब प्रयोग में लाया गया जब 1868 में ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रयाग माघ मेला यही प्रयाग फेयर की एक रिपोर्ट को कुंभ फेयर के नाम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश किया और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रयाग फेयर का कुंभ मेले के नाम से प्रचलन हो गया और इसी तरह हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के माघ मेले को कुंभ मेले के नाम से जाना जाने लगा। जिसके बाद ब्रिटिशर ने इन चारों स्थानों को नेशनल और इंटरनेशनल रेकग्निशन देकर वहां के पंडितों को खुश कर दिया और उसके बदले में इन प्लीजेंस सेंटर द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स और ट्रेड रेवेन्यू पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। और ऐसा माना जाता है तभी से हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और माघ मेले को प्रसिद्धि मिल गई और यही माघ मेला 12 साल की अवधि पर कुछ ऐसे दिव्य संयोग बनाता है, तब उसे कुंभ मेला कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल से कुंभ मेला काफी बड़े स्तर के म्युनिसिपल इवेंट के रूप में जाना जाता है, जहां कई साधु संत और अखाड़ा मेंबर आते हैं और तरह तरह के प्रोग्राम्स जैसे कम्युनिटी सिंगिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एजुकेशनल डिस्कशन और अदर इंटरटेनमेंट एक तीर्थ ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके साथ ही कुंभ में काफी लार्ज स्केल पर ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है और ये सभी चीजें आज से नहीं हो रही बल्कि प्राचीन समय से इनकी परंपरा चलती चली आ रही है। अगर इतिहास की बात करें तो यही कुंभ मेला ब्रिटिश के खिलाफ हुए 1857 रिवॉल्ट और इंडिपेंडेंट मूवमेंट का सेंटर पॉइंट रहा है, जिसमें भारत को आजाद करने के लिए, जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, तीर्थ यात्रा कर लेने के लिए प्रयाग बल कम्युनिटी, अखाड़ा, लोकल लीडर्स, कुंभ मेला प्रियंस ने अहम भूमिका निभाई थी। जब भारत आजाद हुआ और उसके बाद प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित किया गया तब उसको अटेंड करने वालों की संख्या 5 मिलियन थी, जो 2019 में 200 मिलियन तक पहुंच चुकी है और 2025 में 400 मिलियन पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। प्रयागराज अलावा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी लोगों की संख्या इसी प्रकार बढ़ी है, लेकिन प्रयागराज का कुंभ मेला हमेशा से भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। 2019 में आयोजित इलाहाबाद आयुध कुंभ की बात करें तो उसकी तैयारी में सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए और सभी यात्रियों को रुकने के लिए यहाँ पर टेम्परेरी सिटी का निर्माण किया, जिसका टोटल एरिया 2500 हेक्टेयर था और उसमें 1,22,000 से भी ज्यादा टेम्परेरी टॉयलेट बनाई गई। इसके अलावा यहाँ स्टार टेंट से लेकर सिंपल टेंट भी मौजूद थे ताकि हर स्तर के लोग उसे किराए पर ले सके। ऐसा ही अब 2025 में होने वाला है, जिसमें हर चीज को दुगना कर दिया है क्योंकि टूरिस्ट की संख्या दुगनी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ लोगों को आसान यात्रा करने के लिए 1225 स्पेशल ट्रेनें चलवाई जाएंगी, 200 एसी बस, 6,800 साधारण बस, 550 शटल बस होगी और 320 एयर बस की सुविधा होगी। मतलब कि एरोप्लेन की सुविधा बढ़ा दी जाएगी। 60,000 से भी ज्यादा पुलिस के जवानों को और अदर फोर्सेस के जवानों को कुंभ मेले के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि 2025 में होने वाला महाकुंभ अच्छे से किया जा सके। इस बार के कुंभ मेले में गूगल ने खुद कुंभ मेले की मैपिंग की है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो रास्ता ढूंढने में, कहीं जाने में। और ये पहली बार नहीं कि इस तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा, बल्कि जब भी कुंभ आयोजित होता है तब भी ऐसी सुविधा श्रद्धालुओं को सरकार द्वारा दी जाती है, जिसके बदले में सरकार को काफी हैवी रेवेन्यू कुंभ मेले से प्राप्त होता है। जैसे सरकार ने 2019 में कुंभ मेले का आयोजन किया था, उस पर 4,200 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे, तो उन्हें 1,20,000 करोड़ का काफी शानदार रिटर्न प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही प्रयागराज के लोकल बिजनेस, होटल्स और मार्केट की भी काफी अच्छी ग्रोथ हुई थी, जिससे यूपी सरकार को 12,000 करोड़ का टैक्स ओनली प्राप्त हुआ था। इस मेले से वहां के 6 लाख लोगों को अलग सेक्टर में रोजगार भी मिला, जिससे प्रयागराज की लोकल इकोनॉमी काफी संपन्न हुई। और ऐसा हर बार होता है जब जब कुंभ मेला आयोजित होता है। इस तरीके से कुंभ एक रिलीजियस गैदरिंग होते हुए भी हमारी इकोनॉमी को काफी सशक्त बनाता है।